आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली एनसीआर, जहां पर हवा अब सांस नहीं सजा बनती जा रही है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा को पार कर चुका है। हालात इतने बिगड़े हैं कि सरकार को सख्ती के बटन पर हाथ रखना पड़ा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत कई सख्त नियम लगाए गए हैं। दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिल रही है। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू कर दिया गया है। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिल रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं। शहर के अंदर और बॉर्डर पर जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। PUC जांच में फेल होने पर गाड़ियों को बिना फ्यूल दिए पेट्रोल पंप से लौटा दिया जा रहा है। वहीं नॉन BS6 इंजन वाली गाड़ियां बॉर्डर से ही यूटर्न ले रही हैं। 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या सरकारी। निर्माण पर रोक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। गाड़ियों पर लगाम, स्कूलों तक पर असर है। क्या ये कदम काफी हैं? क्या इससे प्रदूषण दूर होगा, यानी कि क्या दिल्ली NCR की हवा साफ हो पाएगी? रिपोर्ट देखिए, उसके बाद एक्सपर्ट से बात करेंगे। दिल्ली NCR में हवा लगातार जहरीली हो रही है और इस प्रदूषण के लिए अब जगह जगह तरीके तो सुझाए जा रहे हैं। नियम यानी कि सख्ती भी बढ़ा दी गई है, लेकिन इसका निपटारा क्या वाकई हो सकता है? क्या वाकई इस प्रदूषित ये जहरीली हवा को साफ किया जा सकता है और क्या ये नियम काफी हैं? मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। पर्यावरणविद के तौर पर कविता अशोक जी मेरे साथ में हैं और साथ ही साथ अनिल सूद जी मेरे साथ में हैं। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। इससे पहले हम डॉक्टर्स से बात करते रहे, हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स को भेजकर बात करते रहे। हम देख रहे हैं दिल्ली NCR में सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन कविता अशोक जी, क्या ये सख्ती हवा को साफ कर देगी क्या? क्योंकि अभी तक के तो सभी नियम नाकाफी साबित हुए हैं, कोई असर नहीं पड़ा। देखिए, सख्ती आई है पर बड़ी देर से आई है। ग्रैप 3-4 बहुत पहले दिल्ली NCR में इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रदूषित हवा वो लगभग 150 दिनों से ही दिल्ली का जो AQI है वो 300-400 के आसपास चल रहा है ऑन एन एवरेज। कभी कभी तो इससे भी ज्यादा चल रहा है। तो सख्ती जो बड़ी लेट आई है, मुझे तो लगता है कि विंटर एक्शन प्लान शुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। दूसरा, ग्रैप 3 और ग्रैप 4 जिस हमने थोड़ा सा लीनियंटली ले लिया है लोगों की हेल्थ को, तो इतना मतलब हम हल्के में सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, प्रदूषित हवा है, लोग उसमें श्वास ले रहे हैं, पर आई थिंक ये बिल्कुल गलत हुआ है। क्योंकि इस साल जो है OPD एकदम भरे हुए हैं, लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, और जैसे कि हेल्थ के तो बहुत सारे उसमें कारण बनते ही हैं प्रदूषण से, मगर जो ओवरऑल मैं देख रही हूँ वो ऐसा है कि देखिए, एक तो सर्दी है तो हवा का जो रुख है वो 10-15 किलोमीटर अगर से कम होता है तो प्रदूषण जो है वो बहक के बाहर निकल भी नहीं सकता हमारे दिल्ली के ऊपर से। तो एक तो प्रकृति का खेल ऐसा है कि सर्दी है, ऊपर से हवा नहीं। दूसरा, मैन मेड रीजंस भी हमारे बहुत हैं कि हमने व्हीकलर पोल्यूशन इतना कर रखा है, पराली पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, आज भी फार्म फायर्स जल ही रही हैं, जो कूड़े हैं वो जल रहे हैं। मैंने बहुत सारे ढेर जलते हुए देखे हैं और मीडिया के साथ शेयर भी करे हैं, रील्स अपनी खुद बनाई हुई अपने हाथ से कि देखिए कैसे लोग अभी भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो कुछ सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं तो अगर सब मान के नहीं चलेंगे तो कोई फायदा नहीं। और सरकार की तरफ से मैं सोचती हूँ कि अब तो अति हो गई है और बहुत लेट हो गई है, लेट हो गया है कि अब PUC वगैरह करने से कोई खास फर्क आएगा नहीं, क्योंकि जो हालात हैं वो बहुत बिगड़ चुके हैं। आप कह रही हैं कि हालात पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऐसे में ये नियम बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे। अनिल सूद जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? हालांकि जो सख्ती पहले हुई, देखिए ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, फिर वापस से कुछ ढील दे दी गई, लेकिन इन सब चीजों का कोई असर नहीं दिखा। मतलब AQI लगातार बढ़ रहा है। अब ग्रैप 4 तक लागू कर दिया गया, अलग अलग नियम अब दिल्ली में किए जा रहे हैं।
क्या इनसे कुछ असर होगा या फिर अब जो बिगड़ना था बिगड़ चुका? रचना जी, ये ग्रैब 3-4 जो है एक मजाक बन के रह गया है। आपने कभी देखा होगा उस दिन जब ग्रैब 4 शाम को लगा था, जिस ग्रैब 4 में सारी कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की और प्राइवेट सब बंद हो गई थी, और सुबह जो है हवा भी चली थी और धूप निकली थी और आसमान साफ हो गया था। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है गाड़ियों का पोल्यूशन जो एक ड्रामा है, विच इज हार्डली 15%। मैक्सिमम पोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन जो चारों तरफ चल रही है दिल्ली के, उसकी वजह से है। और वहां पे ना तो कोई सेफ गार्ड लिए जा रहे, ना कोई प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं। अब ग्रैब 4 की अगर इम्प्लीमेंटेशन की आप बात करो, 3 और 4 की सड़कों के किनारे से एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए, कंजेशन पॉइंट हटने चाहिए और ट्रैफिक पुलिस वाले वहां प्रेजेंट होने चाहिए। क्या आपने पूरी दिल्ली में ये लोग देखे हैं? आप किसी भी पुलिस स्टेशन के बाहर चले जाइए, आपको 2 लेन सड़कों की जो है इंपाउंडेड व्हीकल्स के साथ एनक्रोच पाई जाएंगी। किसी सरकारी दफ्तर के बाहर चले जाइए, आपको जो है पार्किंग जो है सड़कों के ऊपर मिलेगी। जितने भी पार्किंग व्हीकल रिपेयर की वर्कशॉप्स हैं, वो भी आपको सड़कों पे आर.के. पुरम के चारों तरफ मिल जाएंगी। कार डीलर्स ने सर्विस लेन्स और सारे फुटपाथ और बस लेन तक एनक्रोच करी हुई, वो मिल जाएगी। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन एनफोर्स कर रहा है? दफ्तर में बैठ के जो है आप अनाउंस कर देते हो, दैट इज फेयर एनफ, बट ग्राउंड के ऊपर कौन कर रहा है? ग्राउंड के ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर रहा। तो जरूरत है ग्राउंड पे आके देखने की, ग्राउंड पे आके असेसमेंट करने की कि क्या हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये अपने आप में आप बता रहे हैं कि बाकायदा इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल क्या है, वही नियम लागू हो। और जिस तरीके से चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं, यानी कि बिगड़ी हैं, उसका असर दिख रहा है, बच्चों पर दिख रहा है, युवाओं पर दिख रहा है, बूढ़ों पर भी दिख रहा है, और वो हॉस्पिटल क्लिनिक में जो बढ़ी हुई मरीजों की संख्या है उसमें भी नजर आ रहा है। अब मुझे ये बताइएगा, क्या अब हमें इंतजार करना चाहिए तेज हवा चलने का या फिर बारिश होने का? मतलब क्या प्रकृति पर हम पूरी तरह से डिपेंड करें? क्योंकि अब जब चीजें बिगड़ चुकी है ना, तब नियम भी उस तरीके से इम्पैक्टफुल है नहीं। देखिए, ऐसे है कि हम आज नहीं, पिछले कई सालों से मदर नेचर पे डिपेंडेंट हैं। जब भी आपने देखा होगा बारिश होती है तो AQI इंप्रूव हो जाता है। जब भी स्नोफॉल होता है उसके बाद जो है, स्नोफॉल के बाद जो है, जब तक बारिश नहीं होगी एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं होता, और जब स्नोफॉल के बाद बारिश होती है तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि हवा भी चलेगी, ठंड भी बढ़ेगी और प्रदूषण भी साफ होगा। तो हमारे जो ये सो कॉल्ड मिनिस्टर, सो कॉल्ड हमारे एक्सपर्ट CAQM और ये सब जो हैं, दे आर ऑल बीटिंग अराउंड द बुश। किसी ने प्रैग्मेटिक असेसमेंट आज तक नहीं करी कि पोल्यूशन के सोर्सेज क्या। मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सब जो हैं, आज विंड स्पीड नहीं है तो पराली का पोल्यूशन पंजाब से कहां आ जाएगा दिल्ली में? आज विंड स्पीड नहीं है तो ऊपर से कौन सा पोल्यूशन सरफेस पे आ रहा है? और आज विंड स्पीड नहीं है तो कौन सा पोल्यूशन जो है जगह जगह पे स्टेगनेट होके एरिया को पोल्यूट कर रहा है? आप आज तक कभी भी आप अगर इनके CAQM स्टेशन की लोकेशन देखेंगे तो आपको ना तो सैनिटरी लैंडफिल्स के आसपास कोई CAQM मिलेगा, ना आपको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के आसपास कोई CAQM मिलेगा, ना आपको रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास आपको CAQM मिलेगा। इवन एयरपोर्ट का CAQM जो है वो DPCC ने बंद कर दिया है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि एविएशन जो है वो एक एयर बस जो है 336 कारों के बराबर पोल्यूट करती है। तो अगर आप 1000 फ्लाइटें ले लो दिन में, तो 3,40,000 कारों का पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में आता है, जिसको कोई असेस नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये अलग अलग रीजन है जिससे AQI बढ़ा हुआ है, प्रदूषित हो गई है हवा, लेकिन सही मायने में उन कारणों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। बढ़ा हुआ AQI लोगों को परेशान कर रहा है, इस पर तो कोई मीम्स भी बन रहे हैं। इनफैक्ट ये मजाक भी हो रहा है कि सरकारें बदल गई लेकिन हवा नहीं बदली है। जहां जहां AQI मॉनिटर था वहां पानी का इतना छिड़काव कर दिया गया कि कीचड़ हो गई। क्लाउड सीडिंग की भी कोशिश हुई लेकिन उसमें भी आर्टिफिशियल रेन हुई नहीं। चौतरफा घिरी हुई है सरकार भी। ताजा हालात पर रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद कविता अशोक जी से बात होगी।
या यूं कहें जहर की चादर में लिपटी दिल्ली एनसीआर। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 के पार, जो सीधे सीधे गंभीर श्रेणी में आता है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत। बुजुर्ग, बच्चे और बीमार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आसमान को प्रदूषण की चादर ने ढक लिया है। सुबह की शुरुआत तो होती है, लेकिन सूरज नजर नहीं आता। दिल्ली 388, नोएडा 501, आनंद विहार 424, विवेक विहार 455, वजीपुर 354, जहांगीरपुरी 404, रोहिणी 366, पंजाबी बाग 387, नरेला 338, ग्रेटर नोएडा 410, गाजियाबाद 345, फरीदाबाद 514, मानेसर 445। ये बताइएगा कि पीयूसी है गाड़ी का? हाँ जी मैम है। तो कब पता लगा कि पीयूसी होना जरूरी है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी? मैम ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। पीयूसी तो हर गाड़ी का अपना जो ओनर है वो करवा के रखता ही है ऑलरेडी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के उससे आपको ये सब चीज़ें तो पहले ही करवानी पड़ेंगी ना, पहले करवा के रखनी पड़ेंगी। और ये आजकल एक गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो ये एक बहुत बेसिक सा डॉक्यूमेंट है। है कि नहीं है गाड़ी का? गाड़ी का कागज निकलवा रहे हैं, सिलेंडर जो प्रदूषण करवा रखे हैं वही चेक करके फिर डाल रहे हैं गैस। 1 साल का जो होता है पीयूसी तो किया नहीं इनका पुलिस? वहाँ पे चेक करवा रहे हैं ना, आगे प्रोसेस हो गया है मैडम। पॉल्यूशन के बारे में पूछा, सर्टिफिकेट है क्या? तो हमने कहा भाई सर्टिफिकेट अभी गाड़ी तो हमारी नहीं है, 10 दिन ही हुए, फिर भी हमने पॉल्यूशन करा लिया है। इसी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती का डंडा उठाया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेप 4 लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी मामले की गंभीरता को देखते हुए समीक्षा बैठक में कड़े फैसले लेने की बात कर चुकी है। साथ ही अब दिल्ली सरकार ने भी सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। BS6 मानक वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं। BS6 से कम मानक वाले वाहनों को प्रवेश नहीं। PUC सर्टिफिकेट नहीं तो फ्यूल नहीं। PUCC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी। फ्यूल तभी मिलेगा जब वैध PUCC होगा। कंस्ट्रक्शन सामग्री ढोने वाले वाहनों पर एक्शन। रेता बदरपुर लाने वाले ट्रकों पर बैन। प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे वाहनों पर कार्रवाई। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सीज किया जाएगा। 50% वर्क फ्रॉम होम कंपलसरी। दिल्ली में सभी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम, जरूरी सेवाओं को छोड़कर 50% वर्क फोर्स के साथ काम, 50% के लिए वर्क फ्रॉम होम। नियमों का उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। महात्मा गांधी मार्ग पर हम मौजूद हैं, जहां पर एक CNG पंप है और जहां आप लाइनों में देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बसेस लगी हुई हैं, यहाँ पर कमर्शियल गाड़ी भी लगी हुई हैं और तमाम ऑटो रिक्शा, ये सभी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी और सभी गाड़ियाँ जो है CNG लेने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। प्रशासन का दावा है कि राजधानी में प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा योगदान वाहनों के धुएं का है। PUC सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि वाहन तय मानकों के भीतर प्रदूषण फैला रहा है या नहीं। सरकार के मुताबिक अगर हर वाहन PUC नियमों का पालन करे तो प्रदूषण स्तर में बड़ी कमी लाई जा सकती है, क्योंकि वाहनों से 15% से अधिक धुआं होता है और PUC बनाना बेहद आसान भी है, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों के पास अभी तक PUC नहीं। अब आपको बताते हैं प्रदूषण रोकने की कार्रवाई में किस किस की अहम भूमिका है। दिल्ली सरकार ग्रैप के निर्देश जारी करना, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू करना, वायु गुणवत्ता प्रतिबंधन आयोग प्रदूषण नियंत्रण की योजना बनाना, MCD पानी छिड़काव धूल नियंत्रण के उपाय, परिवहन विभाग गाड़ियों से प्रदूषण कंट्रोल, पर्यावरण मंत्रालय केंद्र स्तर पर नीति निर्माण। प्रदूषण को
को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसको आज से लागू किया गया है। दिल्ली में अगर किसी भी गाड़ी के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उस गाड़ी को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं दिया जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मानसिंह रोड स्थित पेट्रोल पंप पे मौजूदगी है और ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरह से सुबह सुबह का वक्त है, तमाम लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं। इसके अलावा जो है दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। 0 से 50 अच्छी, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 थोड़ी खराब, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 बहुत ही गंभीर स्थिति। दिल्ली की हवा सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी भी है। दिल्ली की हवा साल दर साल हमें ये याद दिलाती है कि विकास की दौड़ में हमने सांसों की कीमत बहुत महंगी चुकाई है। कब तक हम मास्क के पीछे अपनी लापरवाही छिपाते रहेंगे? अब देखना होगा कि ये सख्ती राजधानी की हवा को कितना राहत दिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ताजा रिपोर्ट में हमने देखा दिल्ली एनसीआर की हवा का क्या हाल है। कविता, अशोक जी, अगर मैं कुछ साल पीछे जाऊं, कुछ साल पहले तक प्रदूषण या AQI इन चीजों का जिक्र तक नहीं था। पिछले करीब 10 साल ऐसे हुए हैं जब हर साल हम AQI पर बात कर रहे होते हैं, बढ़े हुए प्रदूषण पर बात कर रहे होते हैं, सॉल्यूशंस पर बात होती है, लेकिन सॉल्यूशन भी नाकाफी होते हैं। ये पिछले 10 साल में ही बढ़ा है क्या? देखिए, पिछले 10 सालों में नहीं बढ़ा। कम से कम 15 साल पहले जब हम टीवी शो पे बात करते थे तभी भी मैंने कहा था कि ये पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, ये प्रदूषण इतना बढ़ेगा। तब लोगों को ये बात जो थी वो अनसुनी सी लगती थी 15 साल पहले कि प्रदूषण इतना क्या हो जाएगा कि दिल्ली में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि उस समय हमने सीरियसली लिया नहीं, जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने सीरियसली लिया नहीं। वो 15 के 10 साल हुए, 10 से देखिए आज ये हाल है कि इतना, एक तो सर्दी का मौसम, फिर फॉग भी है और फिर प्रदूषण भी है, तो लोगों को सांस नहीं आ रहा। स्कूल बंद कर रही है सरकार, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है, आपने ट्रक्स बंद कर दिए। ये छोटी चीजें नहीं है, इनसे पूरी इकोनॉमी पे भी कितना फर्क पड़ता है। आप देखिए ना, प्रोडक्टिविटी जो हमारे देश की है उसमें कितना फर्क पड़ता है। जब ट्रक्स नहीं आएंगे, आप दुकानें बंद कर रहे हो, आप स्कूल बंद कर रहे हो, तो कितनी एक लाइफ हमारी ऐसी होगी, नॉर्मल लाइफ हमारी बची नहीं दिल्ली वालों की। दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ हम शोर मचा रहे हैं, पोल्यूशन चेक कराओ गाड़ियों का, सिर्फ गाड़ियों से पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं सब कारण सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। एक उसका बड़ा कारण है कि 15 थर्मल प्लांट्स जो हैं वो दिल्ली के 300 किलोमीटर के रेडियस में, वी हैव 15 थर्मल प्लांट्स जो कि कोल से चलते हैं, उनका भी प्रदूषण है। जो गाजियाबाद, फरीदाबाद में फैक्ट्रीज हैं, उनका इतना पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन है, और लैंडफिल में कूड़े जल रहे हैं, वो अनमॉनिटर्ड हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कारण हैं, उनको भी एड्रेस किया जाए। सिर्फ गाड़ियों को चेक करके खाना पूर्ति का काम है ये कि बस पोल्यूशन चेक हो गया। आई डोंट थिंक इट्स इनफ। हमें और भी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अनिल सूजी, आपको क्या लगता है वो बाकी चीजें और कौन सी हो सकती हैं? और जो आम लोग कहते हैं, जो आम लोग रिएक्शन देते हैं इस चीज को लेकर, हो सकता है ऑन कैमरा ना बोलते हो, ऑफ कैमरा कई बार बोलते हैं, कहते हैं सरकार और नियम वही लागू करती है जहां वो कर सकती है, जहां से बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से जो प्रदूषण निकल रहा है वहां कोई रोकथाम ही नहीं है। अब ऑफिस जो नॉर्मल है वहां 50% मैन पावर करके क्या हो जाएगा कि 50% वर्क फ्रॉम होम करे या बच्चे बाहर ना निकले। ये तो वो हो गया ना कि प्रदूषण के आप संपर्क में ना आए तो बचे रहेंगे, लेकिन प्रदूषण फैल कहाँ से रहा है, उसके सोल्यूशन पर तो जाए। जी, मैं इसीलिए पहले भी कहा कि CAQM जो है एक फार्स है। आई एम सॉरी टू रिपीट वंस अगेन, क्योंकि मैंने 2020 का डाटा जो कि पोल्यूशन एविएशन का मेरे को DGCA से मिला था, जो मेरे को DPCC से मिला था, वो शो करता था कि सारा डाटा मैनिपुलेटेड है। और मैं हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट में PIL फाइल करी थी। हाई कोर्ट ने CPCB को डायरेक्शन दी कि आप इसको रिप्रेजेंटेशन समझ के इसका जवाब दीजिए। 5 साल बाद मेरे को जवाब आता है, तो रटा रटाया जवाब। जिस IIT कानपुर की रिपोर्ट के बेसिस पे, जिसको मैं टेलर मेड रिपोर्ट बोलता हूं, जिसका मैंने IIT कानपुर से जवाब भी मांगा, आज तक जवाब नहीं मिला। वो मैंने सारे डाटा CAQM को भेजा। मैंने कहा भाई ये जो है अनअसेस्ड पोल्यूशन है, इसको आप असेस करिए और एड्रेस करिए। और जब CPCB ने मेरे को जवाब भेजा तो गलती से उसमें एक चिट्ठी लग गई उसमें, जो CPCB ने CSIR नीरी को लिखी थी कि भाई आप ये कहिए कि
एविएशन दिल्ली को पोल्यूट नहीं करती है। तो अब आप ये देखिए कि जब इंस्टीट्यूशनल पोल्यूटर्स जो हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स है, चाहे एविएशन है, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है, और सरकार की अपनी क्रिएशन जो है सैनिटरी लैंडफिल्स हैं, चाहे वो इंडियन रेलवे के इंजन है। जो दिल्ली में तो चलो आपके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलते हैं, चारों तरफ तो आपके डीजल लोकोमोटिव भी है ना, 50% तो वो ही चल रहे हैं। उनका पोल्यूशन कहाँ जाता है? तो कुल मिला के सरकार जो है सॉफ्ट टारगेट ढूंढती है आम आदमी को, क्योंकि आम आदमी ना तो यूनाइटेड है, ना डीप पॉकेटेड है, और ना ही वो इकट्ठे होके इनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं। तो सॉफ्ट टारगेट है आम आदमी को कर लो। अब 50% वर्क होम हॉस्पिटल में कैसे हो जाएगा, रिटेल सेक्टर में कैसे हो जाएगा, एक दुकान में कैसे हो जाएगा? क्या आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का जो क्लाउड बेस्ड डाटा सिस्टम है जो एम्प्लॉय घर से बैठ के एक्सेस कर लेगा? आप क्या बातें करते हो? हवा में सारी चीजें, पेपर पे तो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, पर ग्राउंड रियलिटी भी तो देखो ना। हम ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते बिल्कुल भी। ग्राउंड रियलिटी से ही मुझे याद आया, अच्छा हालांकि ये कोइंसिडेंस भी था, वो एक महामारी थी कोविड के दौरान, जब लोग घरों में कैद हो गए थे, हमने ऐसी तस्वीरें देखी जो शायद ही कभी देखी हो। नीला आसमान था, हवा एकदम साफ थी, एनवायरनमेंट इतना क्लीन था जो इससे पहले कभी देखा नहीं, नदियां साफ हो गई। कोविड ने मेरी 3 स्टडीज प्रूव करी थी। पहली एयर पोल्यूशन की, एविएशन की, क्योंकि एविएशन सारी बंद थी, कारें बहुत कम चलती थी, ट्रक बहुत कम चलते थे, आकाश दिल्ली से लेके चारों तरफ साफ था। आप अमृतसर से शिवालिक रेंज, धौलाधार रेंज देख सकते थे, और जालंधर से आप शिवालिक रेंज देख सकते थे। यमुना साफ हो गई, गंगा साफ हो गई, ये तीनों मेरी स्टडीज थी। तो क्या हमने कोविड के बाद सरकारों ने ये कोशिश करी सोचने की कि कोविड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको कैसे रेप्लिकेट किया जाए? एकदम। तो मतलब मैं तो कई बार सही कहा आपने कि जो सॉफ्ट टारगेट है उसे दबाने की कोशिश होती है या उस पर नियम चलाने की कोशिश होती है, बजाय कि ये देखने के कि असल में रीजन कहां से सामने आ रहे हैं। कविता अशोक जी, एंड कमेंट आपका प्लीज, सिर्फ 20 सेकंड में। देखिए, मुझे लगता है कि अब ग्रैप जो इम्प्लीमेंट हुआ है उससे कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज फर्क तो पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अब व्हीकल्स पे भी थोड़ा बैन है, और ऑफिस अटेंडेंट, स्कूल अटेंडेंस में भी फर्क है। मगर मेजर फैक्टर फर्क नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसके रीजंस और हैं। फार्म फायर्स चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, कूड़े जलाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उन सब पर जब तक टोटल आप काबू नहीं पाएंगे, एयर पोल्यूशन में दिल्ली की प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने ही अपने शेड्यूल से कीमती टाइम निकाला और हमारे चैनल के साथ में जुड़े और हमारे व्यूअर्स को अवेयर किया बढ़ते प्रदूषण को लेकर। कविता अशोक जी, अनिल सूद जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, कहीं मत जाइएगा।